स्वागत है सभी यूट्यूबर का, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं। आपका अपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज मिलवाने जा रहा हूं आपसे एक स्पेशल गेस्ट से। इनका नाम है सोनू भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से आपका एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन योगदान रहता है सिलाई क्षेत्र में, वो काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और जिस तरह से एक शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आपने लाई है, इसके विषय में थोड़ी सी दर्शकों तक जानकारी साझा करें। भारद्वाज जी, स्वागत। नमस्कार सिंगटा जी, और सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार। तो ये जो जर्नी है, ये एकदम से स्टार्ट नहीं हुई। इस जर्नी के पीछे बहुत सारा संघर्ष रहा है और बहुत सारे विचारों का समावेशन रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने कहाँ से इस फील्ड में जाना उचित समझा, कहाँ से शुरुआत करी। तो मेरी शुरुआत हुई देहरादून से। देहरादून में मैं करीबन 4 साल पढ़ाया। कुछ वर्ष जो है 6-8 महीना जो है मैंने इलाहाबाद में पढ़ाया। इलाहाबाद से वापस देहरादून आने पर फिर से पढ़ाना शुरू किया, और ये जो पढ़ाने का, जब कॉलेज में भी पढ़ता था उस टाइम भी पढ़ाना चालू रखा। और ये जो पढ़ाने का सिस्टम जारी रहा, ये रहा कोविड से पहले तक। यानी कि 22 मार्च को कह दिया गया था कि छुट्टियां रहेगी 31 मार्च तक, और 22 मार्च को ही मैंने क्या कर दिया गया, मैं देहरादून से घर आ गया। उसके बाद लॉकडाउन लगा। जब दिसंबर तक मैं घर में रहा, तो मैंने देखा कि क्यों ना सिलाई के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको यहीं पे एक उचित शिक्षा दी जाए, जिस शिक्षा की आवश्यकता है। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसी एम को ध्यान में रखते हुए इस इंस्टीट्यूशन को हमने शुरू किया। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, और जिस तरह से स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, और ये सफ़र जब शुरुआत हुआ आपका, और कौन आपके आइडल है जिनको आप आइडल मानते हैं एजुकेशन क्षेत्र में, एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र जहाँ पे शिक्षा की लौ को जलाना एक बड़ा पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं, तो ये जानकारी दर्शकों तक साझा करें। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव के पास ही कुसैनो स्कूल है, वहाँ से हुई। हाई स्कूल की एजुकेशन मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडियारी से हुई। तत्पश्चात जो मेरी 12th +1 और +2 जो सेकेंडरी की जो एजुकेशन हुई, ये शिलाई स्कूल से हुई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई से। इसके बाद मेरे पास मेडिकल साइंस था, तो मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए देहरादून चला गया। DBS PG कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, CBZ से, केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी सेक्शन से। इसके बाद मास्टर्स किया केमिस्ट्री में, मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स हुआ ज्योग्राफी में, और मास्टर्स हुआ पब एड में। तो इन सब्जेक्ट्स में मास्टर करने के बाद, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये चीज़ सीखी, माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि जो चीज़ सीखा है इसको धरातल पर उतारना है, जो चीज़ सीखा है इसको दूसरों तक पहुंचाना है। तो जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई सिरमौर के SP से, सौम्या सांबशिवन से। तो सिविल सर्विस में जाने का जो जुनून था, सिविल सर्विसेज में जाने का जो एक माइंड में विचार आया, तो उन्हीं को देख के विचार आया। तो उन्होंने मुझसे पहली बात पूछी कि सोनू, आप को क्या चाहिए। तो मेरा उनको स्पष्ट शब्दों में ये कहना था कि मुझे ये कुर्सी चाहिए जिस कुर्सी में आप बैठे हो। माइंड में क्लियर था कि करना यही है, और आज भी संघर्ष जारी है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, क्यों ना अपने अध्ययन के साथ साथ उन लोगों को भी इसका लाभ पहुंचाया जाए जो हमने सीखा, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। इसीलिए ये पढ़ने का विचार और पढ़ाने का विचार मेरे दिमाग में आया।
बहुत बढ़िया आपने बात करी और जिस तरह से आप क्वालिफाइड है, आपने पूरा अपना परिचय यहाँ पे दर्शकों के सामने साझा किया। मैं और एक प्रश्न पे आना चाहूँगा भारद्वाज जी कि पहले आपके पास पढ़ाने का बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है, आप देहरादून में भी आप पढ़ा चुके हैं, बहुत सारी जगह में, प्रतिष्ठित जगह में आप पढ़ा चुके हैं। तो आप क्या देखते हैं, सिलाई क्षेत्र एक हमारा दुर्गम क्षेत्र है, एजुकेशन की बात करें तो ये एक समझ सकते हैं, पिछड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पूरी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। अभी भी ये स्ट्रगलिंग स्टेज पे गुजर रहा है और निसंदेह यहाँ पे अब शिक्षा की जो हमारी स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो चुका है एज़ कम्पेयर टू मल्टी नेशनल, एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। यहाँ पे आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही व्यक्ति इतिहास रच सकता है। मैं दो ही चीज़ों को मानता हूं, एक तो है विक्ट्री और एक है हिस्ट्री। अगर साधारण परिस्थितियों में आप सफलता प्राप्त करें तो उसको विक्ट्री कहा जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में अपनी नौका को किनारे पे पहुंचाना ही इतिहास रचना है, यानी हिस्ट्री है। तो परिस्थितियां तो बहुत विपरीत है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में ही लोगों के सहयोग से उन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर संघर्ष के रास्ते पे चलकर उन लोगों के बारे में सोचा जो लोग यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां पर है विचारों की, सोच की। सबसे बड़ी चीज यह है कि अधिकतर बच्चे जब मैं यहां देखता हूं तो उनके माइंड में केवल और केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जामों की तक ही सोच होती है, इससे ऊपर की सोच नहीं है। मैं तो बहुत व्यथित हो उठा जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया और मैंने देखा, मैं बच्चों से पूछता था, मैंने कहा एटलीस्ट आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर लो, आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर लो और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर लो। तो बच्चों का एक ही कहना था, सर हम करेंगे तो पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, सर हम करेंगे तो पटवारी बनेंगे। मैंने बोला कि अगर आप पुलिस में ही जाना चाहते हो तो पुलिस एसआई की प्रिपरेशन करो। नहीं सर, हमें यही बनना है, हम इतना ही पढ़ सकते हैं, हम ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर समस्याएं मुझे आई, देखो हम कहीं भी परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है विचारों में परिवर्तन लाना। विचारों में परिवर्तन लाने के बाद ही एक महान क्रांति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सिलाई में ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है इस सोच को बनाने की कि हम कुछ बेहतर करें, बेहतर करने की ओर आगे बढ़ें, लोगों को प्रेरित करें कुछ बेहतर करने के लिए। बहुत अच्छा, जुनून और जज्बा यही होना चाहिए। एक शिक्षक या कोई भी अगर समाज को मार्गदर्शक का कार्य समाज के लिए कर रहा है तो उनके अंदर इस तरह का जुनून और जज्बा होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति भी पूरे समाज को मोल्ड कर सकता है अगर उसके अंदर मोटिवेशन है, जज्बा है और जुनून है। तो ये हमारे साथ है सोनू भारद्वाज जी, सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऑनर है। इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया है इस इंस्टीट्यूट को और कहीं ना कहीं प्रयासरत है, संघर्ष जरूर कर रहे हैं, लेकिन मोटिवेटेड है पूरी तरह से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सोनू जी कि किस तरह की फैसिलिटीज़ और किन किन विषयों को लेकर आप कोचिंग यहाँ पे देते हैं, उस विषय में आप थोड़ी सी दर्शकों तक जानकारी साझा करें। अभी तक जिन विषय पर मैंने जिन विषय की तैयारियां कराई है उन विषय के बारे में मैं बता देता हूं। अभी तक मेरे पास से जो सिलेक्शन हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली वैकेंसीज हुई, पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड के सिलेक्शन हुए हैं। हर साल जो जेवीटी एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं, हर वर्ष जो जेवीटी एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं, तो 10-10, 20-20 बच्चे हर वर्ष क्या होते हैं, जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उसके लिए भी हर वर्ष 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे जो है हर साल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। इसके अलावा अग्निवीर का मैंने पिछले ही वर्ष बैच शुरू किया था। मेरे पास करीबन 18 बच्चे थे, जिनमें से 15 बच्चे वो थे जो मेरे पास 1.5 महीने से पढ़ रहे थे, बाकी के 3 बच्चे वो थे जो मेरे पास 15 दिन पढ़े। तो इन 18 में से मेरा सिलेक्शन रहा 14 का और फाइनल जो सिलेक्शन है वो रहा 8 का। तो 18 बच्चों में से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ
और वो मात्र और मात्र 1.5 महीने के समय पीरियड में। तो ये रहा। इसके अलावा जो दूसरे एग्ज़ाम है जिसकी मैं अभी मेरे पास बैच चल रही है, वो बैच है, एक तो है अग्निवीर का, दूसरा है एचपी पुलिस कांस्टेबल, तीसरा बैच है यूजीसी नेट जियोग्राफी, यूजीसी नेट केमिस्ट्री, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए जो बैच चल रहे हैं। अभी यही बैच चल रहे हैं जिन बैच को मैं भी चला रहा हूं। आने वाले समय में जो वैकेंसीज जब निकलेगी तो उसमें टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी साइंस के बैच भी चलाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की। तो मैं भी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके इंस्टीट्यूट आइए, एक बार यहाँ डेमो क्लासेस देखिए, किस तरह का जज्बा इनके अंदर है और किस तरह का एक टीचिंग जो प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग जो शैली इनकी है, किस तरह से पढ़ाते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से आपकी एक प्रखर साउंड है और आपके पास आप नॉलेज के भी बहुत बड़े ज्ञाता है, जिस तरह से आपने पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन अनेक विषय में की है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज तो नहीं आती होगी भारद्वाज जी कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच ओवर करना, ये सब कैसे कर पाते हैं आप? देखो सर, ये मेरे लिए एक प्रैक्टिकल रहा। मैं साइंस विषय को पढ़ा। सबसे बड़ी समस्या तो मुझे तब आई जब मैंने कक्षा 11 में साइंस विषय को लिया। मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा 10th तक मैंने ऐसे स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की जहां पर 1-2 ही टीचर हुआ करते थे। उसके बाद एकदम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाना बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो जब टीचर +1 +2 में डांटते थे तो अपनी प्रतिभा पर संकोच होता था, क्या हमारे अंदर गुण होगा ही नहीं? समस्या हम में नहीं थी, समस्या थी हमारे आधार में। तो मैं उन सभी अध्यापकों का शुक्रगुजार हूं जिन अध्यापकों ने मुझे सहयोग किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइफ में जो हुई वो मेरे कॉलेज टाइम से हुई। मुझे मेरे कॉलेज टाइम पे अपनी 3 टीचर मैं हमेशा याद रहेंगे, जिनको मैं शायद संभवतः कभी ना भूल पाऊं। AB वाजपेयी, HOD बॉटनी, और दूसरे थे सोनू त्रिवेदी, HOD केमिस्ट्री, और तीसरे थे पूनम सेमवाल और सुषमा भटनागर मैम जो जूलॉजी पढ़ाते थे। इन टीचरों से ऐसा लगाव रहा कि कभी भी इनसे कुछ पूछने में संकोच नहीं रहा। 300-400 बच्चों की कक्षा में मैं सीधा उठ के पूछ लेता था। जिज्ञासा थी कि अगर आज नहीं पूछ पाऊंगा तो जीवन भर ताउम्र कभी नहीं पूछ पाऊंगा। तो सीखा, हर छोटी से छोटी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही जीवन में, जब मैं ग्रेजुएशन किया तो मेरी मुलाकात SP सिरमौर से हुई। तो माइंड में आया क्यों ना सिविल सर्विसेज में चला जाऊं। तो सोचा कि साइंस में तो मास्टर कर लूंगा, ये कर कंप्लीट होने वाली थी। तो सोचा क्यों ना अब आर्ट्स के सब्जेक्ट में मास्टर करूं, ताकि इस आर्ट्स के सब्जेक्ट में मास्टर करके इसको अपना ऑप्शनल बना लूं। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया। तो पॉल साइंस और पबेड से दोनों से साथ साथ MSc हुई, मास्टर हुआ। तो पॉल साइंस से मास्टर करने के बाद और पबेड से मास्टर करने के बाद, उसके बाद जब ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल के साथ अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे थे तो सोचा मैं साइंस बैकग्राउंड का हूं, क्यों ना साइंस से रिलेटेड कोई विषय पकड़ूं जिससे पकड़ और मजबूत हो जाए मेंस के लिए। तो सब्जेक्ट पकड़ लिया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बहुत गहन था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पकड़ा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मास्टर किया। और तब क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसलिए चुना ताकि मैं मेंस के लिए अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकूं। तो जब स्विच किया एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट से आर्ट्स के सब्जेक्ट में, डिफिकल्टी हुई, समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती थी, वो प्रोत्साहित करती थी मेरे दादा की कही हुई बात। मेरे दादाजी कहते थे व्यक्ति कितना ही बड़ा बन जाए अपने आधार को नहीं भूलना चाहिए, और व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि आधार से ही व्यक्ति मजबूत होता है। तो जब भी मैंने कोई सब्जेक्ट चुना तो मैंने प्रथम 1 माह सिर्फ उस सब्जेक्ट की बेसिक्स को ही समझने का प्रयास किया। उसके बाद उस सब्जेक्ट को बारीकी से समझा। सबसे पहले उसका आधार ही समझा, उसके बाद उसका आगे का जो है अध्ययन किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपके पास अनेक प्रतिभाओं के बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक समान प्लेटफॉर्म में लाने के लिए आपकी क्या क्या
आपका कैसा एफर्ट रहता है, किस तरह से आप सब बच्चों को एक, जैसे आप बात कर रहे थे कि कक्ष की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो आप किस तरह की टैक्टिक्स, ताकि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो, तो किस तरह की टैक्टिक्स आपकी रहती है ताकि बच्चे निडरता से पूछे और आपसे मतलब एक क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होता है बिल्कुल फ्रैंकली आपके साथ इंटरेक्ट कर सके? तो कक्षा में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कक्षा में कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रैंकली पूछ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, जितनी आवश्यकता भी नहीं होती उससे भी ज़्यादा पूछ लेते हैं। कक्षा में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पूछते, जो पूछते हैं उनको बता दिया जाता है, जो नहीं पूछते हैं उनसे मैं पूछता हूं। अगर वो जवाब उन्होंने दे दिया तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो जवाब नहीं दे पाए तो कभी कभी ऐसा होता है, हम पहाड़ी लोग हैं, हम सिरमौरी लोग हैं, हम बात बात पे देव किशों मतलब भगवान की कसम खा लेते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसे भी बोलता हूं, मैं कहा अगर तुम्हें समझ आ गया है तो खाओ जरा अपने कुल देवता की कसम, अगर समझ आ गया है तो। जो बच्चा, जिस बच्चे को समझ नहीं आया होता है तो मैं वो कभी कभी हिचकिचा जाता है, वो कसम भी नहीं खा पाता है, वो बोलने में थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, तो मैं इससे पूछ लेता हूं बता जो रहा है। फिर मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि ये प्रश्न आपके सामने, अगर आपको समझ आ गया तो इसको हल करके बताओ, इसका उत्तर बताओ। तो अगर तो बच्चा बता पाया तो ठीक है, नहीं बता पाया तो मुझे पता लग जाता है कि उस बच्चे का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात यह है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिस स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे पास आते हैं वो ऑब्वियसली आफ्टर 12th के बाद ही मेरे पास बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चे। तो आफ्टर 12th जो बच्चा होगा वो मेंटली और फिजिकली और टेक्निकली मैं ये सोचता हूं कि वो साउंड होगा, लेकिन यहां के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मैं ये सोचता हूं कि मैंने 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि टीचिंग एक ऐसा मीडियम है, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्ट ह्यूमन ब्रेन से डील करते हैं। इंजीनियर मशीनों से डील करता है, लेकिन एक टीचर डायरेक्ट ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का जो मशीन रूप है, इससे डील किया जाता है। तो साइकोलॉजी भी हमको प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी और टेक्निकली भी, हर रूप से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और बच्चे को हर तरीके से, जिसे बोलते हैं संपूर्ण शिक्षा देनी है उसको। केवल यही नहीं सिखाना है कि आप किताबों में क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं संभवतः इतना हम पुस्तकों से नहीं सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चे क्लास में नहीं सीख पाते हैं, तो मैं घर में मैं पूछता हूं कि जब आप यहां से रूम गए या आप यहां से घर गए तो आपने क्या क्या देखा, तो मैं उन जो वो मुझे बताते हैं मैं उनसे ही प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि परी बहन सर मैंने बसें देखी HRTC, तो मैंने बोल दिया कि HRTC कब चलना शुरू हुई, HRTC का पुराना नाम क्या था। एक बच्चे ने बोल दिया सर मैंने तो फूलगोभी देखी, तो मैंने कहा फूलगोभी क्या है। एक बच्चे ने बोला कि मैंने कुछ महिलाओं को देखा जाते हुए, तो मैंने कहा कि महिलाओं, फिर मैं चला गया जेनेटिक्स पे, फिर मैं उनको थोड़ा जेनेटिक्स समझा दिया। तो ये होती है सैटरडे को क्लास चलती है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों से 10-10 प्रश्न कलेक्ट करते हैं और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर और 10-10 प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा एक टैक्टिक्स कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग का जो मेथड है डे टू डे लाइफ से जोड़ना। तो इस तरह के मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी है आप सोनू भारद्वाज जी, और जिस तरह से आप यहाँ एक शिक्षा की अलख आपने जगाई है और हमारे जो सोशल इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं फैसिलिटी से बच्चे अछूते रह रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश आप कर रहे हैं, आप बेहतरीन कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें। आप जहाँ जो आपका एम्बिशन है, जो आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, आप निसंदेह आप पहुँचे। ऐसी शिलाई दर्पण और फ्रेंड्स क्लब शिलाई प्रभु से कामना करता है। और एक अंतिम मैसेज मैं भी व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, जो भी हमारे फ्रेश बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको एक बेस्ट फैसिलिटी चाहिए इन द फील्ड ऑफ कोचिंग आफ्टर +2, आफ्टर ग्रेजुएशन, at any time you can come here, Srishti Coaching Center, which is
इन शिलाई, तो आप शिलाई में आ सकते हैं, विच इज़ प्लेस्ड इन शिलाई। तो ये खुला है, मुझे लगता है कि 3-4 सालें हो गई आपको यहाँ पे, और ड्यूरिंग कोरोना काल आपने खोला है। तो ये आइए, ऐसे अध्यापक है जो आपको जीरो से लेकर जीरो पे आप बैठे हैं तो आपको हीरो बनाने में पूरी 100% अपना देंगे। और एक अंतिम मैसेज मैं आपका लेना चाहूँगा, भारद्वाज जी, आप आने वाले व्यूअर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और बाकी जो भी आपके जहन में वो आप, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। जी स्वागत। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अभी बात चली थी कि कोई बच्चा वीक होता है, किसी बच्चे की समझ थोड़ी कम होती है, उसे समझने में समय लगता है, तो मैं ऐसा भी करता हूँ कि जैसे क्लास ख़त्म हुई तो मैं उसको बिठा देता हूँ, आधा पौना घंटा 1 घंटा मैं उसको बिठा दिया और उसको अलग से समझाने की कोशिश की। क्योंकि मेरा मकसद कोई बहुत सारा धन अर्जन करना नहीं है। जिस लक्ष्य को, जिस एम को, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ पे आया, उसका उद्देश्य कभी भी धन अर्जन करना नहीं रहा है। मेरे पास जो भी बच्चे पढ़े हैं, आज तक मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके माता पिता दोनों नहीं है, मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है और मैं आगे भी प्रयासरत रहूँगा इसके प्रति। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप किसी को शिक्षा देते हो तो आप उसका जीवन सुधारते हो। मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा, किसी बच्चे का लेवल कितना ही कमजोर क्यों ना हो, आप मेरे पास आइए, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और इस क्षेत्र में शिक्षा की एक नई क्रांति लाने की कोशिश करेंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपने कितना कमाया, इट डजंट मैटर। आपने कितना कमाया हुआ रखा है, इट डजंट मैटर। आपके पास क्या है, इट डजंट मैटर। अगर आपके पास अच्छे संस्कार नहीं है, अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर पैसा खो गया तो कुछ नहीं गुम हुआ, कुछ नहीं खोया आपने। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर खो दिया, अगर आपने अपने गुण खो दिए, अगर आपने अपने संस्कार खो दिए तो आपने सब कुछ खो दिया। यहां पर आने का जो बच्चे मेरे पास यहां पे आते हैं, मेरा पहला जो उनको एक उपदेश रहता है, पहली बात ये रहती है कि आप कितना सीखो, कितना नहीं सीखा, कितना सीखा, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप दूसरों से व्यवहार कैसे करते हो, आप लोगों के साथ आप बात कैसे करते हो, आपके एटिकेट्स क्या है, आप बातें कैसे करते हो, बोलते कैसे हो। अगर आपको, मेरा समझाने का तरीका यह रहता है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, फ्यूचर में अगर इसी चीज को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना पड़े तो आप उसे कैसे समझा पाओगे। कोई बच्चा इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसी का लेवल हाई है, किसी का लेवल लो है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये रहता है कि मैं जीरो से पढ़ाऊं, मैं जीरो से पढ़ाऊं और उसको जीरो से समझाऊं ताकि उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आप सभी से अंतिम बात मैं ये रखना चाहूंगा कि आप आइए, मैंने आपको कहा पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, अग्निवीर, यूजीसी नेट जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पेपर जियोग्राफी, इन दोनों, इनके तो पेपर 2 और साथ ही साथ पेपर 1 की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी। आप आइए, आपसे स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं ली जाएगी। 5-6 दिन 7 दिन आप आइए, आप डेमो क्लास लीजिए, आपको समझ आए तो आप पढ़िए, आपको समझ ना आए तो आप मत पढ़िए। आपको समझ आएगा तो ही आप पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया, आप मेरे पास आ गए, आपको समझ नहीं आया, आपने समय दिया, व्यर्थ हो गया। क्योंकि समय बहुत प्रीशियस है, टाइम की बहुत वैल्यू है, क्योंकि समय है तो ही, समय के साथ ही आप किसी भी चीज़ को साध सकते हैं। 2-3 चीज़ें याद आपको कहना चाहूँगा। खेलो कूदो सो, खूब खेलो, खूब पढ़ो, और साथ ही साथ सप्ताह में एक मूवी, एक फिल्म जो है जरूर देखो और समाज को पढ़ने की कोशिश करो। किताबों से ज़्यादा समाज को पढ़ो तो ही आप किताबों को अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि पहले समाज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही, जिस तरह से आपने इसको व्यवसाय ना बनाकर इसे एक सामाजिक सरोकार का एक माध्यम बनाया है और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस फील्ड में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें, उन्नति करें, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं।
अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।